दोस्तों नमस्कार। दुनिया के विकसित देशों में जो नहीं होता है, भारत ने वह कर दिखलाया है। दुनिया के तमाम विकासशील देश या गरीब देश भारत के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये विकसित देशों की कतार में तो भारत को 2047 में खड़े होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। लेकिन आज विकसित होने का जिक्र किस लिए? तो आज जरा दिल पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि भारत के भीतर का अनूठा सच बीते 12 वर्षों में, और अगर आप उसे दिन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4399 दिन, यही उम्र है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बने हुए। और इन 12 वर्षों में भारत ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। आप भी सोचेंगे कर्ज लेने में क्या दिक्कत है, देश तो ऐसे ही चलता है। अमेरिका ने भी कितना कर्ज लिया हुआ है, यकीनी तौर पर कहां इनकार कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने शुरू में ही भारत को विकसित देश की कतार से कहीं आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि भारत के भीतर बीते 12 वर्षों में 200 लाख करोड़ के लगभग ही इस देश की अलग अलग लाभार्थी योजना के तहत जनता में बांट दिए गए। जी, बांट दिए जा चुके हैं 200 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा। इस दौर में जो लूट है, जो बैंकों से उठाया हुआ पैसा है वापस बैंकों में नहीं जमा किया गया, वो बिल्कुल अलग है। उस दायरे में मत जाइए। वह भी बिल्कुल अलग रकम है जो इस देश के सार्वजनिक उपक्रम को औने पौने बहाव में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया गया। जब 1991 में पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा था तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर उसी समय पहली बार रिसर्च शुरू हुई। प्लानिंग कमीशन उसमें लग गया। प्रणब मुखर्जी प्लानिंग कमीशन में हुआ करते थे, और एक आकलन किया गया कि भारत के भीतर जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो नेहरू काल से इस देश में सरकारों की जिम्मेदारी थमाते हुए यह कहा गया कि आपको उन्हें आगे बढ़ाना है, लेकिन देश की माली हालत ऐसे है जब उसे बेचने का सवाल यानी डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल आ रहा है तो एक आकलन तो होना चाहिए। और उस वक्त जो आकलन किया गया उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन थी, भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की कीमत इस देश के भीतर टाटा बिरला की जो संपत्ति है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। और उसमें एक बात और कही गई कि भारत के सार्वजनिक उपक्रम इस देश की जनता के खून पसीने से खड़े किए गए हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सार्वजनिक उपक्रमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाए, जिम्मेदारी अपने हाथ में ले, और उसके जरिए कोई प्राइवेट सेक्टर को प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, चूंकि यह बहुत प्रॉफिट चाहता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जनता गरीब है। भारत की जनता अभी भी लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के भीतर ही इकोनॉमिकली ट्रेवल करती है, तो हमें उसके लिए रास्ते निकालने होंगे। और उस समय यह भी कहा गया रिपोर्ट के भीतर, चाहे वह फीस कम लेनी पड़ी हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई कम पैसे में करवाने की दिशा में सरकार सोच रही हो, चाहे इस देश के भीतर अनाज सस्ता मिलता हो, राशन की दुकानें चलती हो, चाहे मजदूरी हर हाल में लोगों को मिलनी चाहिए, यह तमाम बातों का जिक्र था, हर चीज का जिक्र था। लेकिन हम तो अब 2026 में खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र बतौर प्रधानमंत्री, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा कल हो जाएगी, यानी नेहरू का रिकॉर्ड भी वो कल तोड़ देंगे। जो चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 1952 से 1964 तक नेहरू का जिक्र होता है। लेकिन सवाल आज उसके आगे का था, और हमने दिल पर हाथ रखने सिर्फ आपको इसलिए कह दिया कि 200 लाख करोड़ रुपए इस देश में लाभार्थी योजना के तहत जो भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या से ज्यादा लोगों में बांट दिए गए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सरकार के ही दस्तावेज हैं जो बतलाते हैं कि अलग अलग योजनाओं में कितनी बड़ी तादाद में हम कैसी कैसी योजनाएं चलाते हैं और इस देश के भीतर कितना पैसा खर्च हो जाता है। बात हमें लगता है 40 लाख करोड़ से शुरू करनी चाहिए, जो इस देश में मुद्रा योजना के नाम पर लगभग 50 करोड़ युवाओं को दे दी गई। युवाओं को, किसी को भी दे दी गई, वो हो सकता है ढेर उम्र का व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन मुद्रा योजना बांटी गई इसलिए क्योंकि अपने पैर पर भारत खड़ा हो सके। तो 40 लाख करोड़ रुपए बट गए मुद्रा योजना के तहत, और इस देश के हर तीसरे व्यक्ति को, या कहें हर 2.5 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति के बाद तीसरा व्यक्ति वही होगा, उसे यह पैसा मिल गया। यह देश आर्थिक संकट में कैसे आ गया? यह देश तो पांव पे खड़ा हो चुका था। जिन 40 लाख करोड़ का जिक्र सरकार कर रही है,
क्यों भारत के भीतर प्रोडक्ट नहीं है, क्यों भारत स्वावलंबी नहीं है, क्यों भारत अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर टिका हुआ है, क्यों भारत को जरूरत चीन के कच्चे माल की है, क्यों भारत की निर्भरता अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर है, और इन सब के बीच किसान मजदूर की हालत भी बदतर और बदतर। यह भी तो मुश्किल सवाल है। तो यहां पर 50 करोड़ लोगों को इस देश के 40 लाख करोड़ रुपए बांट दिए गए। उसके बाद अगला सवाल आता है, इस देश के भीतर जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग योजनाएं चलती रहीं, उन योजनाओं के दायरे में किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे बांटा गया, हम पूरी फहरिस्त आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक क्षण के लिए अपने दिल पर जो हाथ रखें उसको हटाकर सोचिएगा, हम जितनी रकम बतला रहे हैं उसके दायरे में इस देश की जितनी बड़ी जनसंख्या आ रही है वो 140 करोड़ से ज्यादा की है। और जब वो ज्यादा की है तब अगला सवाल यह भी होगा कि भारत विकसित देशों की कतार में अगर आगे है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि सरकार ने कहा 2016 में हम आपको हर महीने एक सिलेंडर देंगे सस्ते में, 2025 में कहा नहीं नहीं, हर महीने नहीं, हर 40 दिन में एक सिलेंडर देंगे, यानी साल में 9 देंगे, और कल कह दिया कि देखिए अब हम आपको हर 90 दिन में एक सिलेंडर देंगे, यानी 3 महीने में एक सिलेंडर देंगे, यानी साल में 4। तो सरकार को सब्सिडी पे सिलेंडर देने की स्थिति भी बन नहीं पा रही है, और उसके दायरे में इस देश के भीतर तकरीबन 10.5 करोड़ लोग आते हैं। जोड़िएगा इसलिए, और जोड़ते इसलिए भी चलिएगा क्योंकि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि अलग अलग योजनाओं में अलग अलग संख्या जो है वो सभी एक ही है, तो सबसे पहले हमें लगता है इस देश में जो मुफ्त का राशन दिया जाता है गरीब कल्याण योजना के तहत, जो लगभग 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है, जो सरकार का ही आकलन है, तो 81 करोड़ को बेस मान लें या ये मानकर चलें जिन्हें राशन दिया जाता है उन्हें मुद्रा योजना का पैसा नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनको उज्ज्वला योजना से फायदा नहीं मिला, वो किसान नहीं है जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिला, वो मिडिल क्लास भी नहीं है, वो हेल्थ केयर के जरिए जो उसको सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके दायरे में इस देश की लगभग जो 32 करोड़ से ज्यादा जनधन योजनाएं खुली और जो इस देश की 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बना दी गई, ये तमाम बातें जिस रूप में आती चली जाएगी, ये जोड़ने का काम हम आप पे आज छोड़ देते हैं। तो शुरुआत में हमने जिक्र कर दिया 50 करोड़ लोग, 40 लाख करोड़ की रकम उन्हें बांटी गई मुद्रा योजना के तहत। इसी तरीके से जो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर बरस 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उस पर लगभग 11 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। तो उधर 40 लाख करोड़ खर्च होगा, इधर 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, यानी 51 लाख करोड़ तो यही हो गया। और उसके दायरे में 50 करोड़ थे, इसके दायरे में 81 करोड़ लोग हैं। चलिए बात और आगे बढ़ाते हैं। इस देश में जिन्हों घर दे दिया गया, जो सरकार कह रही है, वो तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख घर बनकर तैयार हो गए, वो बांट दिए गए। इस देश के भीतर जो सरकार की ही आवास योजना के तहत दर्ज आंकड़े हैं वो बतलाते हैं कि लगभग अभी भी 1 करोड़ 70 लाख घर ही बन पाए हैं, और बटे भी उसमें से पूरे नहीं है। लेकिन आज हम अंतर्विरोध पे नहीं जा रहे हैं, आज तो पैसे का खेल है, लोगों का खेल है। हर योजना के भीतर आपको बहुत सारी मुश्किल हालात मिलेंगे, लेकिन आज उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से उज्ज्वला योजना 10.5 करोड़ लोगों को, यह भी जोड़ लीजिए, इनको भी दे दिया गया। इस पे भी भारत सरकार का खर्चा जो है लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। जो टॉयलेट्स बनाए गए इस देश के भीतर 12 करोड़ से ज्यादा घरों में बना दिए गए, और सरकार ने जानकारी दी कि 4 करोड़ से ज्यादा घर बना दिए गए, 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बना दिए गए। तो यह मानकर चलिए कि 8 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट उन घरों में थे जो पहले से मौजूद थे, और 4 करोड़ जो घर सरकार ने बनाए, हालांकि वो बने ही नहीं, लेकिन फिर भी टॉयलेट जोड़ दीजिए उसमें, यह एक हिस्सा है। उसके बाद जब आप युवा पर आ रहे थे तो हमने आपको मुद्रा योजना का जिक्र किया था। अगला सवाल यह था कि इस देश में 2 करोड़ युवाओं को सरकार ने स्किल ट्रेनिंग दे डाली है। उस स्किल ट्रेनिंग का खर्चा जो है कॉर्पोरेट के साथ जो जोड़कर निकाला गया वो तकरीबन 2 लाख करोड़ को पार कर जाता है। जो स्टार्टअप्स थे इस देश के भीतर में वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के बीच में थे पूरे देश के भीतर में। और इन सारी चीजों में अलग अलग जगहों पर उससे हटकर युवा कुछ काम करे, उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए, उसको प्रमोट किया गया, उसमें नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, सरकार ये मान रही है। जब सरकार सारी चीजें मानती चली जाएगी तो हो सकता है आखिर में आपको लगे हम चीन से कच्चा माल क्यों लेते हैं, अमेरिका से डील क्यों कर रहे हैं, फ्री ट्रेड की दिशा में दुनिया के 22 देशों के साथ कौन सा समझौता हमने कर लिया है, खाड़ी देशों पर निर्भर क्यों है।
ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में जरूर आएंगे। हो सकता है तेल को लेकर भी सवाल आ जाए, क्योंकि सरकार की सूर्य योजना गजब चल रही है। लाखों घरों में, वो गुजरात के हों, वो महाराष्ट्र के हों, वो राजस्थान के हों, बहुत जगहों पर लाखों घरों में सूर्य योजना चल पड़ी है और उसके बाद हमें कोई जरूरत है नहीं। बहरहाल जब आप युवा और इस देश के गरीबों से निकलते हैं तो महिलाएं आपके सामने खड़ी हो जाती है। जिन 32 करोड़ महिलाओं की जनधन योजना अकाउंट को जोड़ दिया गया, सरकार के मुताबिक उनके पास पैसा जा रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है इन 32 करोड़ महिलाओं के सामने, और फिर इनके पास कोई मुश्किल हालात बिल्कुल नहीं है। और इस देश के भीतर लखपति दीदी लगभग 3 करोड़ 20 लाख इतनी लखपति दीदी हो चुकी है, और 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जो गांव में रहती हैं वह अपने आप रोजगार, स्वयं रोजगार में आ चुकी है, यह सरकार कह रही है। जो 90-91 लाख से ज्यादा अलग अलग जगहों पर सेल्फ ग्रुप बने हैं, जो सामूहिक तौर पर किसी प्रोडक्शन से जुड़ते हैं, कमाई करते हैं और खा लेते हैं, इनको भी जोड़ लीजिए। जो इस देश के भीतर में जो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि आप स्वास्थ्य सेवा क्या दे रहे हैं, तो हमने इस देश में 5 लाख का जो सीनियर सिटीजन जो 70 उम्र की पार का है, उसके दायरे में लाखों लोगों को ला चुके हैं। जो आयुष्मान भारत है, जो 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, इसमें भी हमें भारी सफलता मिल चुकी है। जो मेडिसिन डिस्काउंट पे 90% के मिल रहे हैं, जो 19,000 जन औषधि केंद्र देश भर में चल रहे हैं, इन सब के ऊपर जो भी खर्च हो रहा हो, लेकिन इन जगहों पर जो हमने आपको खर्च नहीं बताया, इसका कुल खर्चा लगभग 18 लाख करोड़ का हो जाता है। लेकिन चिंता नहीं, हमने 200 लाख करोड़ रुपए लोन ले चुके हैं बीते 12 वर्षों में। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें फिर मिडिल क्लास की दिशा में जाना ही होगा। और जब हम मिडिल क्लास की दिशा में जाएंगे तो हम बताते हैं कि दरअसल हमने इस दौर में उनको बहुत टैक्स में रियायत दे दी है, और अब रियायत की दर जो है 12,75,000 तक टैक्स फ्री हो गई है। ये 12,75,000 जब हम बोल रहे हैं तो एक क्षण के लिए आप ये मानकर चलिए, हर की कमाई जो होगी 1 लाख रुपए होगी, 12 महीने 12 लाख, 12,75,000 इनकम टैक्स फ्री। सरकार के आंकड़े खुद बतलाते हैं कि इस देश में एवरेज कमाई, वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, वह अपने तौर पर रोजगार कर रहा हो, वो मजदूरी कर रहा हो, उन तमाम दायरों में जो स्किल्ड मजदूर है, यहां पर हम लेबर का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, हर की कमाई भारत के भीतर में 12,000 से लेकर 22,000 के बीच में ही प्रति महीने चलती है। यानी 12,000 से 22,000 की रकम अगर हर महीने मिलती है तो इसके मतलब बहुत साफ है कि मैक्सिमम कमाई भी जो होगी वो 3 लाख पार कर नहीं पा रही है सालाना, और आपने रियायत दे दी है 12,75,000 की। आप इनकी आय बढ़ा भी सकते थे, बढ़ाने के नए नए संसाधन खोज भी सकते थे, लेकिन हमने इतना ही किया है। हमने सोचा यह जरूरी है। इस देश के भीतर जो डॉक्टर बनते हैं, हमने गजब के अस्पताल खोले, गजब की यूनिवर्सिटीज खोली, और इस दौर में लगभग 151% ज्यादा बीते 12 वर्षों में सीट्स बढ़ती चली गई। अलग मसला है। अब आप बोलिएगा कि देखिए नीट तक का पेपर तो लीक हो जाता है, तो डॉक्टर कौन बन रहा है, कहां से बन रहा है, यह सब सवाल आज नहीं कीजिए। जो खर्चे हमारे हिस्से में आ रहे हैं, तो इस मिडिल क्लास को लेकर हमारे खर्चे लगभग 22 लाख करोड़ के हो जाते हैं इन 12 वर्षों में, जो हमें देना पड़ रहा है। हेल्थ केयर को लेकर हमारा खर्चा लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का है। यूथ एम्पावरमेंट में जो 40 लाख करोड़ था वो अलग था, और बाकी जो लाभ दे रहे हैं उसके दायरे में लगभग 23 लाख करोड़ अलग से खर्च आता है। महिलाओं का खर्चा जो है वो बढ़ते बढ़ते हमारे ऊपर आ चुका है, और लगभग ये 19 लाख करोड़ का अलग से हो चुका है। गरीबों के लिए वेलफेयर योजना, उसके दायरे में हम लगभग 20 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। अब यहां से सवाल होता है कि हम जब इतना कर रहे हैं, और किसानों का जिक्र भी यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें सम्मान निधि भी देते हैं। तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत हम तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए बांट चुके हैं। अब इतने लाख करोड़ बांट चुके हैं तो जो किसानों को मिले उनकी तादाद भी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है, और 2 लाख करोड़ रुपया जो फसल बर्बाद हो जाती है उसकी एवज में हमने दे डाला। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है पैसे की, इसीलिए हमने लगभग जो क्रॉप्स खरीदे जाते हैं उसको लेकर जो एमएसपी निर्धारित किया है, वो उसके दायरे में लगभग इस देश का 26 लाख करोड़ रुपया आता है। अब आप किसान से पूछने मत चले जाइएगा जो एमएसपी है क्या उसकी रकम मिल जाती है, ये अलग मसला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ये कहने से चूकता नहीं है कि 26%, जी 74% को नहीं मिलता है, 26%, उसमें भी ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, कुछ क्षेत्रों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरे जगहों के किसान दूसरे राज्यों में मजदूर के तौर पर चले जाते हैं और कमाई करते हैं। और किसानों की आय ये मत पूछिएगा, ये पूछिएगा तो मुश्किल इसलिए हो जाएगी क्योंकि किसान का मतलब उसके अपने मजदूरी का हिस्सा भी है और पशुधन भी है। अगर इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो फिर आप दिल पर हाथ रख लीजिएगा और सोचिएगा कि किसानों की किसानी की लागत बढ़ गई, मुनाफा कम हो गया, एमएसपी बढ़ गया,
बाजार से पैसा मिलना कम हो गया। यह खेल क्या है? फिर भी किसानों के चक्कर में हमने इस देश के भीतर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए तो लुटा ही दिए हैं। और जब इसको लुटा दिए हैं तो ऐसे में अब 3 सवाल हैं। हमारे पास तो देश को विकसित या देश को नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप भी करना था और नेशन फर्स्ट का नारा भी लगाना था। तो हमने इस दौर में कमाल का काम किया है। हमने 12 शहरों में मेट्रो नेटवर्क चला दिया। हमने इस देश में 164 वंदे भारत ट्रेन चला दी। हमने बेसिक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर खड़ा किया। उसमें अटल सेतु भी है, उसमें सुदर्शन सेतु भी है, उसमें चिनाब रेल ब्रिज भी है, उसमें इस देश का पद्मावत सी ब्रिज भी है। इन जगहों पर इस देश के भीतर एयरपोर्ट्स, उनकी तादाद हमने दुगनी कर दी। लगभग 74 पहले होती थी, आज की तारीख में 164 है। दरअसल इस नेशन बिल्डिंग में हम जिन बातों का आपसे जिक्र करते चले गए, इस देश के प्राइवेट सेक्टर को जो इसका पुर्जा पुर्जा दिया गया कि आपको बनाना और लाभ कमाना है, आपको यहां जानकर थोड़ी सी हैरत होनी चाहिए। इस देश के प्राइवेट सेक्टर जो माल मंगा रहे थे, यहां तक कि मेट्रो में लगने वाली बॉगी भी बाहर से आई। कुछ बॉगीज तो चाइना से भी चलकर यहां पर आई, जो यहां पर दौड़ती है। लेकिन फिर भी लगभग 48 लाख करोड़ का यह पूरा खेल था जो नेशन बिल्डिंग के दायरे में अलग अलग जगहों पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया। उसकी पूंजी, उसका नेटवर्क इस नेशन बिल्डिंग के जरिए इतना बड़ा है। जो नेशन फर्स्ट का नारा हमने दिया था, उसके पीछे इस देश के भीतर बहुत सारी चीजों को नए तरीके से ढालना था। मसला हमने तय किया था कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बढ़ गया। हम 38,400 करोड़ के हिस्से में आकर खड़े हो गए। लेकिन सरकार यहां पर भूल गई कि दरअसल भारत नंबर 1 पर है इंपोर्ट करने में। भारत जो डिफेंस के क्षेत्र में जो इंपोर्ट करता है वो नंबर 1 है। वो आज की तारीख में सऊदी अरब को भी पछाड़ चुका है। और दुनिया के अलग अलग बाजार, वो रशिया हो, वो अमेरिका हो, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, हमसे माल खरीदो। फ्रांस से डील हो जाती है, उस डील के मार्फत चाइना कहता है बेकार की डील आपने कर ली, कोई मतलब ही नहीं है उन हथियारों का। लेकिन हम दौड़ रहे हैं, हम लगातार दौड़ रहे हैं, बिना हाफे दौड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि इस नेशन फर्स्ट के चक्कर में हमने इस देश के भीतर जो कुछ भी नया खड़ा किया, जी हमने कर्तव्य पथ बना दिया। जी हमने एक नए तरीके की नई परिस्थिति के साथ इस देश के भीतर अलग अलग सड़कों का निर्माण किया। हमने इस देश के भीतर सामान्य तौर पर जो परिस्थिति शांति प्रिय देश के भीतर एक बेहतरीन वातावरण बनाने की होती है, हमने उस दिशा में काम किया। हमारा पैसा उस पर कुछ खर्च जरूर हुआ, लेकिन वो रकम कोई बड़ी नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि हमने एक पीसफुल कंट्री के तौर पर खुद को खड़ा किया। यहां पर आप नक्सल फ्री जो इलाके कर दिए गए उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें आपको इस देश की विकसित भारत की उस सोच को भी खड़ा करना होगा, जहां पर बकायदा राम टेम्पल यानी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र है। जो कॉरिडोर बना है उज्जैन में, जो कॉरिडोर बना है बनारस में, और जो अयोध्या में, इन सबको जोड़ते चले जाइएगा। लेकिन फिर वही सवाल, दरअसल पहली बार इस देश के अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को लेकर उन व्यापारियों के रोंगटे खड़े हो गए कि उनकी इतनी कमाई हो सकती है। और एक झटके में इस देश के एक ही प्रदेश के व्यापारियों ने सब कुछ अपनी हथेली में ले लिया। वो चाहे ईंट गारा हो, चाहे भगवा लहराता हुआ जो मंदिर के ऊपर झंडा होता है, उस तक का ठेका भी कंपनियों को दिया गया। वो कंपनी एक खास राज्य के खास व्यापारियों से जुड़ती चली गई। लेकिन आज हमारा टारगेट बिल्कुल अलग है। हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नेशन बिल्डिंग, नेशन फर्स्ट और विरासत और विकास के दायरे में जो भारत को लाया गया बीते 12 बरस के भीतर में, उस पर हमारा जो भी खर्चा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस दायरे में इस देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस दुनिया में सबसे रईस हो गए और उनका नेटवर्थ एक वक्त तो टॉप 10 के दायरे में आ गया। अभी ये दोनों टॉप 20 के भीतर ही हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहां के जो कॉर्पोरेट की पूरी कतार एक वक्त होती थी, वो कतार धीरे धीरे छटती चली गई। लेकिन उसके आगे और आखिरी सवाल यह है कि इस देश के भीतर कॉर्पोरेट ने जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से कर्ज लिया हुआ है और जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपने कामकाज को फैला दिया है, उसके दायरे में पहली बार भारत में सत्ता से सटे हुए कॉर्पोरेट का नेटवर्थ और बैंकों से लिया गया उनका लोन भारत की उसी राजनीति को प्रभावित करने लगा जिस राजनीति की उम्र 4,399 दिन यानी 12 बरस हो चुकी है। आप नहीं जोड़ पाए होंगे यह खेल क्या था। यह खेल यह था कि दरअसल इस देश के लगभग 175 करोड़, आप कहेंगे 140 करोड़ की जनसंख्या, 175 करोड़ का क्यों जिक्र कर रहे हैं, तो हमें लगता है इस पर नीति आयोग को काम करना चाहिए।
जिसके पास घर है उसके पास टॉयलेट है कि नहीं, जिसके पास टॉयलेट दिया गया वो पहले से घर था या नहीं था, जिसको अनाज दिया जा रहा है उसको मुद्रा योजना दी गई कि नहीं दी गई, जिसको मुद्रा योजना दी गई उसको उज्ज्वला योजना दी गई कि नहीं दी गई, जिसको उज्ज्वला योजना दी गई उसको किसान सम्मान निधि दिया गया या नहीं दिया गया, जिसको किसान सम्मान निधि दिया गया वो जनधन के दायरे में आया या नहीं आया, अगर जो जनधन के दायरे में आया वहां की महिलाओं की आय कितनी बढ़ गई, उनकी आय बढ़ गई तो इन सबके बीच किसानी की आय कैसे दुगनी तिगनी चौगनी हो गई वो खुद ही पता लगा ले संख्या के तौर पर। लेकिन हमारी टीम जब इस पे काम कर रही थी तो 175 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, जन्म होते बच्चे से लेकर मौत की दहलीज पर खड़ा हुआ इस देश का सबसे बुजुर्ग शख्स ही क्यों ना हो या बहुत सारे लोग ही क्यों ना हो। इस देश के अस्पतालों में जो आईसीयू की संख्या है और आईसीयू में भर्ती लोग हैं, इस देश के भीतर जो सरकार का पूरा बजट है उस बजट के लगभग 10 गुना ज्यादा, मिनिमम है ये 10 गुना ज्यादा इस देश में मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी को लाभ मिल जाता है और उनको मिलने वाला लाभ इंश्योरेंस कंपनी को है। अगर वह उसका आधा हिस्सा इस देश के भीतर अस्पताल बनाने में लगा दे तो जो हमारे यहां उंगलियों पर गिने जाने वाले एम्स हैं उनकी तादाद लगभग 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। और अस्पतालों की तादाद तो पूछिए नहीं, हम तो एम्स एक जहन में लेकर चल रहे थे। तो पैसे का इलाज, पैसे से इलाज, पैसे का विकास, पैसे के जरिए विकास, कर्ज लेकर पैसा लाना, लाभार्थी में पैसा बांटना, तो 200 लाख करोड़ रुपए इस देश के भीतर 175 करोड़ लोगों को बांटे गए हैं। बाकी आप खुद समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।